नमस्ते, स्टोरी विद फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। अनिका को अवनी ने अपने भाई दीपक के लिए पसंद किया था। धूमधाम से शादी भी हो गई, पर कुछ दिन बाद ही उसके ब्रेन ट्यूमर की खबर ने सबको चौंका दिया। परंतु सकुशल ऑपरेशन के पश्चात उसके स्वस्थ होने पर भी ननद अवनी के मन में उसके प्रति नफरत का बीज पनपने लगा। लेकिन अनिका ने कुछ ऐसा किया कि पत्थर दिल ननद अवनी सहित पूरे परिवार का दिल जीत लिया। कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। बाहर गली में चौकीदार के जूतों की चपरच पर और लाठी की ठक ठक की आवाज से स्पष्ट था कि अभी सुबह नहीं हुई थी। मैंने एक नज़र अपने पति शिवांश पर डाली। गहरी नींद में भी उनके चेहरे पर पसीने की 2-4 बूंदें उभर आई थीं। पूरा दिन दौड़ भाग करने के बाद रात 12 बजे तो लौटे थे। शिवांश मुझसे तो किसी प्रकार की सहानुभूति या अपनत्व की अपेक्षा नहीं करते हैं, किंतु आज मेरे मन को एक पल के लिए भी चैन नहीं था। माँ और अनिका भाभी का रुग्ण चेहरा बार बार मेरी आंखों के आगे घूम जाता था। क्या मनोस्थिति होगी पापा और भैया की। डॉक्टरों ने बताया था कि यदि आज की रात निकल गई तो दोनों खतरे से बाहर होंगे। वरना माँ परिवार की केंद्र हैं तो अनिका परिधि। यदि दोनों में से किसी को भी कुछ हो गया तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। किस तरह जोड़ लिया था माँ ने बहू को अपने साथ। बहू नहीं बेटी थी वह उस घर की। घर का कोई भी काम, कोई भी सलाह उसके बिना अधूरी थी। लेकिन इतना सब देने के बाद माँ को बदले में क्या मिला? तीमारदारी। मैंने कई बार अनिका को तिरस्कृत करने के लिए माँ से कहा भी था, बहुएं दान दहेज के साथ डिग्रियां लाती हैं, लेकिन तुम्हारी बहू तो अपने साथ मेडिकल रिपोर्ट, MRI और एक्सरे रिपोर्ट से भरी फाइलें लाई है। ये सुनते ही माँ हंस देती थीं। संस्कारों की अनमोल धरोहर भी तो लाई है अपने साथ, बोलकर माँ कमरा छोड़कर चली जाती थीं। जाहिर था उन्हें अनिका के प्रति मेरे द्वारा कहे गए कठोर शब्दों से दुख पहुंचता था। पर मैं भी क्या करती। मन था कि लाख प्रयासों के बाद भी नियंत्रित नहीं होता था। सुबह के 5 बजे थे। कुछ देर पहले ही शिवांश अस्पताल के लिए निकल चुके थे। फोन की घंटी बज रही थी। कहीं कोई अप्रिय समाचार ना हो। कांपते मन से मैंने फोन उठाया। उधर से पापा थे। बोले, रुक्मिणी की तबीयत ठीक है, लेकिन बहू की हालत चिंताजनक है। सुनकर मन आत्मग्लानि से भर उठा। क्यों पापा और भैया के कहने पर मैं अस्पताल से लौट आई। इस समय तो भैया और उन दोनों को सहानुभूति की आवश्यकता होगी। शिवांश भी तो बिना कुछ कहे चले गए। एक बार कहते तो मैं भी चली जाती उनके साथ। कुछ पल ठहर कर मैं कम से कम उनका मनोबल तो बढ़ा सकती थी। लेकिन उन्हें क्या पता, अनिका के प्रति मेरे मन में अब किसी प्रकार का मलाल नहीं रहा। अनिका से मेरा परिचय बोट्सवाना में हुआ था। उन दिनों मैं शिवांश के साथ एक असाइनमेंट पर बोट्सवाना आई थी। चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे और वादियां, और उनके बीच बसी वह छोटी सी कॉलोनी। कुल मिलाकर वहां 10-12 ही घर थे, और एक घर से दूसरे घर का फासला इतना कम था कि मौके बेमौके आसानी से लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे। यूं तो अन्य परिवार भी थे वहां, पर अनिका के परिवार से कुछ ही दिनों में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसके पिता शिवांश की कंपनी में ही वरिष्ठ पद पर थे। दूसरे, वह हमारी ही तरह ब्राह्मण थे और लखनऊ के मूल निवासी भी। रीति रिवाज और बोलचाल में समानता होने की वजह से कुछ ही दिनों में हमारी दोस्ती घनिष्ठता में बदल गई और हम हर दिन मिलने लगे, कभी घर पर, कभी क्लब में। बातचीत का सिलसिला इधर उधर की बातों से घूमता फिरता लखनऊ की नफासत, नजाकत, खान पान या फिर चौड़ी संकरी गलियों से होता हुआ एक दूसरे के रीति रिवाजों और तीज त्योहारों के मनाने के ढंग पर अटक जाता। मुझे गोरी, लंबी, छरहरी, काली आंखों और घने बालों वाली अनिका का व्यक्तित्व हर समय आकर्षित करता था। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही मेधावी भी। लगभग हर विषय पर अपने विचार खुलकर व्यक्त कर सकती थी। कॉलेज के बाद वह अक्सर मेरे घर आ जाती और किसी न किसी विषय पर बहस छेड़ देती। अनिका की माँ भी एक शिष्ट, व्यावहारिक और सुलझी हुई महिला थीं। 2 बहुओं की सास और 4 पोते पोतियों की दादी होने के बाद भी उनके व्यवहार में बचपना ही झलकता था। उम्र में वह मुझसे काफी बड़ी थीं, फिर भी उनका सान्निध्य मुझे भला लगता था। एक शाम मैं उनके घर गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे वह मेरी ही बाट जोह रही हों। मुझे पास बिठाकर बोली, अवनी, अनिका तेरी हर बात मानती है, तू ही इसे समझा। ब्याह की बात करती हूं तो रोना धोना शुरू हो जाता है इसका। मुझे ब्याह नहीं करना है। बोलते समय उसकी आंखें सूजी हुई थीं। ऐसा लगा जैसे रो कर आई हो। क्यों? ब्याह तो सभी लड़कियां करती हैं।
जवानी की दहलीज पर खड़ी सुनहरे रुपहले सपनों को देखने की उम्र में अनिका का वह वाक्य मुझे अचरज में डाल गया था। कब तक बिठाकर रखूंगी तुझे? जब तक माँ बाप हैं तब तक ठीक, उसके बाद भाई भौजाई नहीं पूछेंगे। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी करके अपनी देखभाल स्वयं कर लूंगी। औरत को जीने के लिए किसी का तो अवलंबन चाहिए। ब्याह, परिवार और बच्चे, इन्हीं सब में उलझ कर तो स्त्री का जीवन सार्थक बनता है। और अगर ब्याह के बाद भी यही एकाकीपन हाथ आया तो? अनिका के शब्दों में छिपी निराशा देख मन विचलित हो उठा था। शायद हर दिन तलाक, टूटन और बिखराव की खबरें पढ़ते पढ़ते उसने सफल, सुखद वैवाहिक जीवन की उम्मीद ही छोड़ दी थी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने दृढ़ता से कहा तो वह मेरा चेहरा देखने लगी। अनिका के लिए मेरी नज़र में एक रिश्ता है, अगर आप चाहें तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, अनिका की माँ ने अति उत्साह से मेरी बात बीच में ही काट दी। मैं अपने भाई दीपक के लिए अनिका का हाथ आपसे मांग रही हूँ। वहां आपकी अनिका को बहू नहीं बेटी का प्यार मिलेगा। किसी विशेष परिचय के मोहताज नहीं थे दीपक भैया। दिल्ली आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने लंदन से एमबीए किया था। भारत लौटकर जब से उन्होंने पापा की फैक्ट्री संभाली, मेरे मन में भाभी की इच्छा प्रबल हो उठी थी। जब भी माँ से भैया के ब्याह की बात करती तो वह हंसकर टाल जाती। पहले तुझे ब्याहेंगे, फिर बहू आएगी इस घर में। कुछ दिन में भी तो भाभी के साथ हंस बोल लूं, दूर थोड़े ही भेजेंगे तुझे, इसी शहर में ब्याहेंगे, जब मर्जी हो चली आना और भाभी के साथ रहकर हंस बोल लेना, माँ ने कहा था। धूमधाम से ब्याह दी गई थी मैं लखनऊ में ही। शिवांश सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर थे। सास ससुर, देवरानी जेठानी का परिवार था मेरा। माँ से अक्सर फोन पर बात होती रहती थी। मेरा जब जी चाहता शिवांश मुझे मम्मी पापा से मिलवाने ले जाते। माँ मेरी पसंद के पकवान पकाती, लाड जताती। भैया और पापा मेरे इर्द गिर्द ही घूमते रहते। मन खुशियों से भरा रहता था। लेकिन ज्यादा दिन नहीं चल पाया यह सब। 2 माह बाद ही शिवांश को बोट्सवाना का प्रोजेक्ट मिला और हम दोनों यहाँ चले आए। अनिका की माँ से स्वीकृति पाते ही मैंने लखनऊ फोन मिलाकर माँ से बात की। अनिका के विषय में सारी जानकारी देकर मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, माँ, लड़की स्वभाव से सुशील और सुंदर है और सबसे बड़ी बात एमबीए भी है। भैया और पापा को बिजनेस में भी मदद करेगी। विदेश में पली बड़ी लड़की हमारे यहाँ सामंजस्य बिठा पाएगी। हमारे और वहाँ के रहन सहन और तौर तरीकों में बहुत अंतर है। माँ को चिंता ने घेर लिया था। आप नहीं जानती अनिका का स्वभाव, वह बेहद सरल और सादगी पसंद लाडकी है। हमारे परिवार के लिए सुशील बहू और भैया के लिए आदर्श पत्नी साबित होगी वह। उनके और हमारे परिवार के वातावरण में कोई अंतर थोड़े ही है। विवाह संबंधों में पूरे परिवार का लेखा जोखा लिया जाता है, माँ ने कहा था। भारद्वाज साहब हमारी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। पिछले 20 वर्षों से बोट्सवाना में हैं। अगले वर्ष रिटायर होने वाले हैं। 2 बेटे, 2 बहुएं, बच्चे सब लखनऊ में ही हैं। हजरतगंज के पास 500 गज की कोठी है। माँ इस जानकारी से संतुष्ट हो गई थीं। कंप्यूटर के इस युग में फोटो का आदान प्रदान कुछ ही घंटों में हो गया था। शीघ्र ही संबंध को स्वीकृति दे दी गई। प्रोजेक्ट समाप्त होते ही मैं शिवांश के साथ लखनऊ पहुंच गई थी। मम्मी पापा का विश्वास देखते ही बनता था। बार बार कहते, हमारे घर लक्ष्मी आ रही है। एक दिन यहाँ पर सबके लिए एक युग के समान प्रतीत हो रहा था। आकांक्षाएं, उम्मीदें आसमान छू रही थीं। कब वह दिन आए और मम्मी पापा बहू का मुंह देखें। भैया की जिज्ञासा उनकी बातों से स्पष्ट थी। प्रत्यक्षतः कुछ नहीं पूछते थे, पर जब भी अनिका का प्रसंग छिड़ता तो उनकी आंखों में चमक उभर आती। पापा बार बार कहते, जाओ बाजार से खरीदारी करके आओ। अनिका के गोरे रंग पर क्या फबेगा ये सोचकर साड़ियां ली जाती। हीरे मोती के सेट लेते हुए मुझे भी कीमती साड़ी एवं जड़ाऊ सेट पापा ने दिलवाया था। ब्याह से ठीक 1 माह पूर्व भारद्वाज परिवार ने लखनऊ पहुंचने की सूचना दी थी। हवाई अड्डे पहुंचने से पहले माँ का फोन आया। बोली, मैं अपनी बहू को पहचानूंगी कैसे? हवाई जहाज से जो सबसे सुंदर लड़की उतरेगी, समझ लेना वही तुम्हारी बहू है। अनिका और उसके परिवारजनों से मिलकर माँ धन्य हो उठी थीं। ब्याह की काफ़ी तैयारियां तो पहले ही हो चुकी थीं। रही सही कसर अनिका के परिजनों से मिलकर पूरी हो गई। घर लौटकर मैंने भैया को टटोला था। कैसी लगी हमारी अनिका? चेहरे पर गंभीरता का मुखौटा ओढ़कर उन्होंने शांत भाव से सहमति प्रदान की तो हम सब संतुष्ट हो गए थे।
ब्याह धूमधाम से हुआ। भारद्वाज दंपति ने बारात का स्वागत और दान दहेज देने में कोई कसर नहीं रखी। हीरे मोती कुंदन के सेट, फ्रीज, वॉशिंग मशीन और इम्पोर्टेड फर्नीचर देकर उन्होंने पूरा घर भर दिया था। मम्मी पापा की साध पूरी हुई, मुझे प्यारी भाभी मिली और भैया को स्नेहमयी पत्नी। ब्याह से अगले दिन नए जोड़े ने हनीमून के लिए गोवा प्रस्थान किया तो माँ बिखरा घर समेटने में जुट गई थीं। मैं भी माँ की सहायता के लिए कुछ दिन वहीं ठहर गई थी। पूरा घर व्यवस्थित करके माँ निश्चित हुई तो दरवाजे की घंटी बजी। पापा घर पर ही थे। दरवाजा शिवांश ने ही खोला था। भैया दरवाजे पर थे, पीछे अनिका खड़ी थी। नवव्याहता जोड़े को यूं अचानक वापस आया देखकर सभी हैरान रह गए थे। कहीं झगड़ा तो नहीं हो गया, ये सोच माँ चिंतित हो उठी थी। अनिका कमरे में अपना बैग खोलने में व्यस्त हो गई और भैया हमारे पास ही टेबल पर बैठ गए। माँ ने जिज्ञासा व्यक्त की, यूं अचानक कैसे लौट आए? तुम लोग तो 15 दिन बाद आने वाले थे। माँ, अनिका की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, सिर दर्द और उलटियां शुरू हो गईं, इसीलिए लौटना पड़ा। पहाड़ी क्षेत्रों में चढ़ाई उतरने चढ़ने से अक्सर उलटियां हो जाती हैं। यही सोचकर माँ ने कहा, तो किसी डॉक्टर से मशविरा करके दवा दिलवा देते। मैंने कहा था, पर अनिका नहीं मानी, बोली घर चलना है। भैया अब भी चिंतित थे। हमेशा हंसने खिलखिलाने वाली अनिका का चेहरा बेहद फीका और बेजान सा दिखा था उस पल। चलो कोई बात नहीं, अगली बार किसी और जगह हो आना, कहकर माँ ने मीटिंग बर्खास्त कर दी थी। यो घर में काम करने के लिए नौकर चाकर थे, पर चौके का काम माँ ही संभालती थीं। अनिका ने अगले दिन से ही उन्हें इस कार्यभार से मुक्त कर दिया। सबकी पसंद का भोजन पकाने और खिलाने में उसे विशिष्ट आनंद की अनुभूति होती थी। कोई भी काम अपने हाथ में लेकर जब तक दौड़ भाग कर पूरी तन्मयता से संपूर्ण नहीं करती, उसे चैन नहीं मिलता था। एक दिन माँ अनिका को अपने पास बुलाकर बोली, तुमने MBA किया है, यों घर गृहस्थी के कामों में उलझ कर तो तुम्हारी सारी शिक्षा व्यर्थ चली जाएगी। तुम्हें घर से बाहर निकलकर कुछ करना चाहिए। पर घर का कामकाज। अनिका माँ के इस अचानक आए प्रस्ताव से घबरा गई थी। वह तो पहले भी होता था और आगे भी होता रहेगा। अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करो बेटी। माँ की मुस्कुराहट और विश्वास उसे धीरे से सहला गया था। अगले ही दिन पापा और भैया के साथ जाकर फैक्ट्री का वित्तीय कार्यभार उसने अपने जिम्मे ले लिया था। पूरी तन्मयता के साथ काम करने लगी थी अनिका। परिणाम अच्छे घोषित हुए, मुनाफे में वृद्धि हुई। हर किसी की प्रशंसा की पात्र बनी अनिका कभी कभी खुशी के उन लम्हों में भी बेहद उदास हो जाती। उसकी यूं असमय चुप्पी का कारण कई बार हमने जानने का प्रयास भी किया, पर वह कभी किसी से कुछ कहती नहीं थी। कुछ ही दिन बीते थे, उसे फिर से भयानक दर्द हुआ। इस बार दर्द की तीव्रता पहले से भी ज्यादा थी। चेहरा काला पड़ गया था, होंठ टेढ़े हो गए थे। पापा और माँ सोच रहे थे उसकी यह दशा तनाव की वजह से है, पर मैं उसके स्वास्थ्य को लेकर बेहद चिंतित थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनिका इस घर में खुश नहीं? अनिका का ब्याह मैंने ही करवाया था। अगर उसे किसी बात से परेशानी है तो उसका समाधान भी मैं ही करूंगी, मैंने सोचा। इसी निश्चय के साथ मैं उसके कमरे में चली गई। अनिका आराम कुर्सी पर बैठी कुछ सोच रही थी। मैंने पूछा, अनिका कहाँ खोई हो? कुछ कहोगी नहीं? मेरे अंदर समुद्र मंथन जैसी हलचल मची हुई थी। वह आंखें नीचे किए फर्श को निहार रही थीं। तुम्हें सिर दर्द क्यों हो रहा है? किसी चीज की कमी है या तुम किसी बात से असंतुष्ट हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अजगर की तरह पसरा सन्नाटा जैसे अंधियारे को लील रहा था। निराशा के पल में प्यार का स्नेहिल स्पर्श और आश्वासन पाते ही उसकी आंखों में आंसू छलक उठे। यह सिरदर्द नया नहीं पुराना है। मुझे ब्रेन ट्यूमर है। क्या? ब्रेन ट्यूमर? मेरे पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई थी। चाची ये सब जानती थीं? मेरे अंतर्मन की पीड़ा पके फोड़े सी लहकने लगी थी। हाँ, उन दिनों मैं MBA फाइनल में थी जब मुझे पहली बार सिर दर्द उठा। माँ ने मुझे दर्द निवारक गोली दी और नियमित रूप से बादाम का दूध देने लगी। सभी सोच रहे थे कि यह सिर दर्द कमजोरी और तनाव की वजह से है। आंखों का भी टेस्ट हुआ, सब कुछ सामान्य निकला। उसके बाद जब दर्द फिर हुआ तो पापा मुझे विशेषज्ञ के पास ले गए। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, जिसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन ही है। एक दिन पापा ने एक मशहूर डॉक्टर से मेरे ऑपरेशन की बात की। अपॉइंटमेंट भी ले लिया, पर मां नहीं मानी थी। बोली, ब्याह योग्य बेटी के दिमाग की चीड़फाड़ करवाएंगे।
अनिका को कुछ हो गया तो रिश्ता करना मुश्किल हो जाएगा। इस पर पापा जी बोले थे, तुम्हें इसके रिश्ते की चिंता है, मैं तो उसके स्वास्थ्य को लेकर परेशान हूं। इसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। अनिका की बीमारी के बारे में धीरे धीरे सबको पता चल गया। पापा संझा शून्य से हो गए थे। भैया गंभीरता का मुखौटा ओढ़े कभी पत्नी को निहारते और कभी हम सबको। अपनी जीवन संगिनी को इस रूप में देखकर उनकी आकांक्षाओं पर तुषारापात हुआ था। माँ गश खाकर गिर पड़ी थीं। भैया दौड़कर डॉक्टर को बुला लाए थे। पूरी जांच के बाद पता चला उन्हें हल्का हार्ट अटैक हुआ है। अचानक रक्तचाप इतना बढ़ गया कि उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। जिस दिन उन्हें थोड़ा स्वास्थ्य लाभ हुआ, मैं घर लौट आई थी। इतना रोई कि शायद दीवारें भी पसीज गई होंगी। मैं सोच रही थी कि कितने प्रसन्न और सुखी थे मेरे पीहर के लोग, मगर अब मेरे भाई का जीवन अंधकारमय हो गया है। अब तो पूरे परिवार का जीवन ही दुख से भर गया है। मूकदर्शिका सी बनी परिवार की खुशियों को लुटते देख रही थी मैं। अपने भाई की खुशियों को आग में जलता देखकर कौन सी बहन का दिल से नहीं रोएगा। अनिका के रोग का एक ही इलाज था, ऑपरेशन। सफल हुआ तो ठीक, नहीं तो अनिका अपंग भी हो सकती है। फिर मेरे भैया उस अपंग पत्नी के साथ कैसे जिएंगे? उम्र भर अनिका की सेवा में ही जुटे रहेंगे। अब क्या माँ के दिन हैं सेवा करने के? पर जो कुछ भी था उस सब के लिए मैं खुद को दोषी मान रही थी। पहली बार मेरे मन के एक चोर कोने में विचार आया, यदि इस पूरे परिदृश्य से अनिका को ही हटा दिया जाए तो सब सही हो जाएगा। आजकल तो लोग बात बे बात तलाक ले लेते हैं और दूसरा ब्याह भी कर लेते हैं। अगर भैया भी ऐसा ही करें तो? उस दिन मैं माँ के कमरे में न जाकर सीधे भैया के कमरे में चली गई थी। भैया अकेले कमरे में बैठे गजलें सुन रहे थे। अनिका माँ को जूस पिला रही थी। दोनों को अनदेखा करके मैं भैया के पास जाकर तीखे स्वर में बोली, क्या आप गलत गाड़ी में सिर्फ इसलिए सवार रहेंगे कि पहले आप गलती से उस पर चढ़ गए थे और अब सामान समेटने और नया टिकट कटवाने के झंझट से डर रहे हैं? भैया शायद मेरा आशय समझ नहीं पाए थे। मैंने दोबारा कहा, अब भी वक्त है, अनिका से तलाक ले लीजिए और दोबारा शादी कर लीजिए। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही। भैया, विश्वास कीजिए, अनिका की माँ के छल को मैं समझ नहीं पाई, वरना वह कभी मेरी भाभी नहीं बनती। कारण जाने बिना तुम भी परिणाम तक पहुंच गई। वह फीकी हंसी हंस दिए। अनिका बहुत अच्छी है। सच बात तो यह है कि वह ब्याह करना ही नहीं चाहती थी, पर माँ के आगे उसकी चली नहीं। झूठ की बुनियाद पर क्या इमारत खड़ी हो सकती है? मेरा मन अब भी अशांत था। झूठ उसने नहीं, उसकी माँ ने बोला था। वैसे उनका निर्णय भी गलत कहाँ था। हर माँ की तरह उसकी माँ के मन में भी अपनी बेटी को सुखी गृहस्थ जीवन देने की कामना रही होगी। तुम्हारे ब्याह के समय भी माँ कितनी चिंतित थीं। भैया पुनः बोले, अनिका की माँ की दशा भी कुछ वैसी ही रही होगी। अवनी, कितना अजीब है हमारे समाज का चलन। बेटी की इच्छा, अनिच्छा जाने बिना ब्याह की चिंता शुरू हो जाती है। अधिकांश विवाह लड़की की अनुमति के बिना होते हैं। अनिका ने भी विरोध किया था, पर उसकी एक नहीं चली और अब अनिका मेरी पत्नी है। उसका हर सुख दुख मेरा है। मैं विस्मित सी अपने भाई का चेहरा निहारती रह गई। उस दिन के बाद मैंने उस चौखट पर कदम नहीं रखा। शिवांश ने कई बार समझाया, रिश्ते संयोगवश बनते हैं। तुम्हारे भैया का ब्याह अनिका के साथ ही होना लिखा था। इस संबंध में व्यर्थ की चिंता करने से क्या लाभ? जरा सोचो, यही बीमारी उसे ब्याह के बाद होती तब क्या करती? और फिर यह रोग असाध्य नहीं है। उनकी बात सुनकर मैं चिढ़कर जवाब देती, तब की बात और थी, देखकर कोई मक्खी निगलता है क्या? मेरे वापस लौटने के बाद माँ अक्सर फोन पर अनिका की तबीयत के विषय में बताती रहती थीं। एक दिन बोली, कल अनिका फिर बेहोश हो गई थी। उसकी तबीयत देखकर घबराहट होती है। डॉक्टरों ने जल्द ऑपरेशन करवाने की सलाह दी है। भेज दो उसे मायके। जिस तरह उन लोगों ने हमारे साथ खेल खेला है, तुम भी चालाकी से काम लो। क्रोध से मेरी कनपटियां बजने लगीं। उन्होंने तो हवाई जहाज की टिकटें भेजी हैं, पर अनिका खुद ही नहीं जाना चाहती। सच पूछो तो मेरा भी मोह पड़ गया है इस बच्ची में, माँ ने कहा था। माँ निरुत्तर हो जाती। उन्हें कुछ कहने का मौका ही मैं कब देती थी। मुझे बार बार मम्मी पापा और भैया पर क्रोध आ रहा था। इस नए युग में एक बीमार बहू के प्रति इतनी आत्मीयता और सहृदयता दिखाने की क्या जरूरत थी? मेरे मनोभावों से बेखबर शिवांश ने मुझे आगाह किया।
अवनी, कल अनिका को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। वेलूर से एक विशेषज्ञ सीमाराम अस्पताल आ रहे हैं। वह ऑपरेशन करेंगे। मैंने एक बार भी पलटकर उसका हाल नहीं पूछा, बल्कि पीहर फोन ही नहीं किया। अनिका के प्रति मेरे मन में छिपा तिरस्कार शिवांश बखूबी पहचान रहे थे। एक दिन बुरी तरह झल्लाए मुझ पर। हद होती है रूखे व्यवहार की। एक व्यक्ति जीवन मरण के बीच झूल रहा है और तुम्हारे विचार इतने ओछे हैं कि तुम उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहती। शिवांश का मन रखने के लिए मैं एक बार अस्पताल हो आई थी। नाक में ऑक्सीजन, मुंह में नली, एक बांह में ग्लूकोज, दूसरी बांह में दवाओं की नलिकाएं लगी थीं। माँ का सेवा भाव, पापा का दुलार और भैया की आत्मीयता देखते ही बनती थी। एक पल के लिए मुझे तरस भी आया, पर अगले ही पल वह भाव घृणा में बदल गया। कितना अच्छा हो अगर अनिका की ऑपरेशन टेबल पर ही मृत्यु हो जाए। कम से कम भैया को तो छुटकारा मिलेगा इस रोगिणी पत्नी से। पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो गई। अब वह भैया के साथ गाड़ी में बैठकर दफ्तर भी जाने लगी थी। पापा अब वृद्ध हो गए थे। वह फैक्ट्री कम ही जाते थे। भैया बाहर आर्डर लेने जाते तो अनिका घर और फैक्ट्री अच्छी तरह संभाल लेती थी। माँ को अब भी अस्वस्थता घेरे रहती। बहू से कई बार उन्होंने कहा भी कि एक बार बोट्सवाना घूम आओ, पर वह हर बार यही कहती, एक बार आप अच्छी तरह से ठीक हो जाएं, तभी जाऊंगी। एक सुबह वह मेरे घर आई। मेरी बिटिया को तेज बुखार था। डॉक्टर ने टाइफाइड बताया था। मैं पूरी रात जागकर उसके माथे पर बर्फ की पट्टियां रखती रही थी। एक और बिटिया की तबीयत को लेकर मैं बुरी तरह तनावग्रस्त थी। दूसरी ओर थकावट की वजह से बुरा हाल था मेरा। उसने चौके में जाकर पूरा नाश्ता तैयार किया। फिर दोपहर की दाल सब्जी तैयार करके हमारे पास आकर बैठी तो शिवांश दफ्तर की कुछ उलझने लेकर बैठ गए। अनिका चुपचाप सुनती रही। फिर भैया के साथ मिलकर उसने बहुत मशवरे दिए। उसके सुझावों से शिवांश को काफी लाभ हुआ था। माँ का स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा था। बैठे बैठे सांस फूलने लगती, थकावट महसूस होती, छाती में दर्द उठता। मुझे ये खबरें शिवांश से मिलती रहती थीं। वह अक्सर मम्मी पापा से मिलने मेरे घर जाया करते थे। उस दिन रविवार था। शिवांश समय से पहले ही तैयार हो गए थे। कहीं बाहर जा रहे हो? नाश्ते की प्लेट डाइनिंग टेबल पर रखते हुए मैंने पूछा। नहीं, उन्होंने रूखे स्वर में उत्तर दिया। फिर चौके में जाकर उन्होंने दूध गर्म करके थर्मस में उड़ेला और 4 डबल रोटी के स्लाइस पर मक्खन लगाकर पैक करने लगे। मैंने अपना प्रश्न फिर दोहराया, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, अस्पताल। क्यों? अब कौन बीमार है? कहीं अनिका फिर तो अस्पताल नहीं चली गई? मेरे स्वर की कड़वाहट छिपी नहीं थी। तुम इतनी कठोर और अहंकारी हो, मैं नहीं जानता था। मैं अवाक उनका चेहरा निहारने लगी। कम से कम इंसानियत के नाते ही माँ का हाल पूछ लेती। क्या हुआ माँ को? मैं बुरी तरह चौंक उठी थी। 2 दिन से अस्पताल में है। क्या तुम जानते थे? हाँ। तो फिर बताया क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि तुम्हारे जैसी पत्थर दिल औरत कभी पसीज ही नहीं सकती। एक इंसान अगर बुरा है तो बुरा है, अच्छा तो वह हो ही नहीं सकता। एक ग्रंथि पाल ली तुमने अनिका के विरुद्ध और इतनी दुश्मनी पाल ली कि मायके से नाता ही तोड़ लिया। कम से कम बूढ़े माता पिता की तो खबर ली होती। जानती हो, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हुआ है और उन्हें खून की जरूरत थी। वह खून अनिका ने दिया है। डॉक्टर अनिका की दशा चिंताजनक बता रहे हैं। इतना कहकर शिवांश बाहर निकल गए। कितना गिरा हुआ समझ रही थी मैं खुद को उस पल। बीमार, कमजोर, पराए घर की बेटी, माँ की सेवा करती रही, स्नेह बरसाती रही, और मैं उनकी अपनी बेटी बेखबर बैठी रही। आज अपने खून का एक कतरा देकर भी माँ की जान बचा सकूं तो खुद को धन्य समझूंगी। ये सोचती हुई मैं अस्पताल पहुंची। बाहर कॉरिडोर में भैया और पापा खड़े थे। शिवांश डॉक्टरों से परामर्श कर रहे थे। मुझे देखते ही भैया फूट फूट कर रो पड़े। माँ कैसी है? मैंने उन्हें धीरज बंधाकर आत्मीयता से पूछा। खतरे से बाहर हैं? और अनिका? पहली बार मुझे अनिका के प्रति चिंतित देखकर सभी के चेहरों पर ताज्जुब मगर संतुष्टि के भाव मुखर हो उठे थे। रक्तचाप गिर गया है, बेहोश है। पापा अब भी चिंतित थे। उसे क्यों खून देने दिया? ब्लड बैंक से ले लेते। कहा तो था, पर अनिका नहीं मानी। बोली, जब उसका खून मैच कर रहा है तो ब्लड बैंक से खून लेकर बीमारियों का खतरा क्यों मोल लिया जाए? सभी सन्नाटे में थे। भैया निढाल से बेंच पर बैठे थे। मैं देख रही थी इन लोगों का अनिका के साथ बंधन अटूट है। वह वास्तव में इस घर की बहू नहीं, बेटी है। मेरा मन उसके प्रति सहानुभूति से भर गया था। उसी समय डॉक्टर ने बाहर आकर बताया, अनिका स्वस्थ है,
आप लोग उससे मिल सकते हैं। सबके चेहरे पर संतुष्टि के भाव स्थिर आए थे। अगर अनिका को कुछ हो जाता तो कोई भी खुद को माफ नहीं कर पाता। सबसे ज्यादा मैं खुद को दोषी समझती। भागकर मैं अनिका के बिस्तर पर पहुंच गई और उसके माथे पर चुंबनों की बौछार लगा दी। सभी अचरज से मुझे देख रहे थे। शायद किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे हृदय के इर्द गिर्द उगा खरपतवार यूं एकाएक कैसे छंट गया। आंसुओं से विगलित तीव्र वेदना की धार मुख से निकली। अनिका, तुमने मां को जीवन दान दिया है। नहीं दीदी, जीवन दान तो आप सबने मुझे दिया है। मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। मेरी आंखों की कोर से ढुलके आंसू कब अनिका के आंसुओं से मिल गए, मुझे पता ही नहीं चला। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।